हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट था हम लोग का आर्ट एंड टीचिंग का। तो आर्ट एंड टीचिंग का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे स्टूडेंट, और आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन जो है बिहार एसटीईटी में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आता है। और ये जो है 50 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। तो 30 नंबर जो है आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन रहता है, 10 नंबर जीके जीएस रहता है, और 10 नंबर जो है मैथ का क्वेश्चन रहता है इसमें। तो जिनका भी अभी बिहार एसटीईटी का एग्जाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो एग्ज़ाम हुआ है 8/9/2023 में जो है एग्ज़ाम हुआ है, शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुआ है। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है। तो एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि क्या है? तो व्याख्यान विधि है। कौन विधि है? तो व्याख्यान विधि है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। व्याख्यान विधि क्या है? तो व्याख्यान विधि जो है एक पारंपरिक विधि है जो शिक्षक को बड़ी संख्या में छात्रों को एक साथ जानकारी प्रदान करने की अनुमति देती है, लेकिन यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सीमित कर सकता है, जो अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है। क्वेश्चन नंबर 2, छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि है। तो छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि जो है कौन है? तो यह है दलगत कार्य। कौन क्या है? तो दलगत कार्य है। तो छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु दलगत कार्य जो है एक अच्छी विधि है। यह विधि छात्रों को समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे वे एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं, टीम वर्क को महत्व समझते हैं, और संवाद कौशल और समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो कौन जो है एक शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण विधि, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक, थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी, और फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु। तो इसमें पूछा है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो है कौन नहीं है? तो इसमें जो है शिक्षण विधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षण विधि नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो 3 मुख्य घटक होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के। उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु, ये 3 मुख्य जो है घटक होते हैं। और शिक्षण विधि एक माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को शिक्षार्थी तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण का लक्ष्य है। तो शिक्षण का लक्ष्य क्या है? तो व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो शिक्षण का लक्ष्य है व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, आगमन विधि है। तो आगमन विधि जो है क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्याधन, सेकंड ऑप्शन है अभ्यास, थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और फोर्थ ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आगमन विधि क्या है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है जो शिक्षार्थी में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। यह विधि विशिष्ट से समान की ओर जो है ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल और उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है। तो आगमन विधि जो है किसकी ओर ले जाती है? तो आगमन विधि जो है विशिष्ट से समान की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, और उदाहरण से नियम की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है। ये जो है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सुकुरात विधि है। तो सुकुरात विधि है तो प्रश्न उत्तर क्या है? कौन विधि है? तो प्रश्न उत्तर का विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। तो इनमें से कौन जो है एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, सेकंड ऑप्शन है वास्तविक जीवन में संपादित, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में घटित और फोर्थ ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण क्रिया। तो कौन जो है एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है? तो शिक्षक केंद्रित जो है एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, परियोजना विधि छात्रों को सक्रिय रूप से शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक केंद्रित परियोजना विधि छात्रों को केंद्र में रखने के बजाय शिक्षक को केंद्र में रखता है। तो शिक्षक केंद्रित परियोजना विधि क्या है? छात्रों को केंद्र में रखने के बजाय जो है ये शिक्षक को केंद्र में रखता है, इसीलिए जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए। तो नाटक या भूमिका निर्वाह जो है पढ़ाने के लिए अनुकूल है कौन सब्जेक्ट को? तो इतिहास को। किसको? इतिहास को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। तो मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो प्रयोगशाला है। क्या है? प्रयोगशाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब प्रयोगशाला मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। मनोगत्यात्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो मानसिक गतिविधियों से संबंधित होती है और इस प्रकार की क्रिया में विचार, कल्पना, योजना बनाना, निर्णय लेना आदि शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम है। तो विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का जो है कौन सा नियम है? तो शिक्षण सिद्धांत है। कौन है? शिक्षण सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना संबंधित है। तो प्रस्तावना जो है किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से संबंधित है। प्रस्तावना इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए जिससे बच्चों में पढ़ाई जाने वाले पाठ या विषय वस्तु के प्रति सोच की जानकारी मिले। प्रस्तावना प्रश्नों में पूर्व ज्ञान व पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से समन्वय हो। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। तो पाठ योजना में गृह कार्य जो है संबंधित होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व ज्ञान से, सेकंड ऑप्शन है पूर्णावृत्ति से, थर्ड ऑप्शन है छात्र क्रियाशीलन से और फोर्थ ऑप्शन है नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो पाठ योजना में गृह कार्य जो है संबंधित होना चाहिए नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पाठ योजना के खोजी गई प्रश्न की आवश्यकता है। तो पाठ योजना के खोजी गई प्रश्न की आवश्यकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व ज्ञान से, सेकंड ऑप्शन है पूर्व अनुभव से, थर्ड ऑप्शन है विषय ज्ञान से और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पाठ योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है पूर्व ज्ञान से, पूर्व अनुभव से और विषय ज्ञान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग जो है किसका होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट कार्य, सेकंड ऑप्शन है उद्देश्य कथन, थर्ड ऑप्शन है पूर्णावृत्ति और फोर्थ ऑप्शन है मूल्यांकन। तो विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है मूल्यांकन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। तो पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है प्रथम पंक्ति में। किस में होता है? प्रथम पंक्ति में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का संश्लेषण आवश्यक है। तो किस प्रकार के परीक्षण में जो है वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक ने परीक्षण किए, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है? तो मानकीकृत परीक्षण में जो है वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की वस्तु का विश्लेषण आमतौर पर उन परीक्षणों में आवश्यक होता है जहां विस्तृत जानकारी और समझ की जरूरत होती है। इसमें मानकीकृत परीक्षण शामिल है जिसमें परीक्षणों का विश्लेषणात्मक क्षमता की परख की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना में अन्य छात्रों से की जाती है? तो किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना में अन्य छात्रों से की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ संदर्भित परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है मानक संदर्भित परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है मानदंड संदर्भित परीक्षण और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छात्रों के प्रदर्शन की तुलना जो है मानक संदर्भित परीक्षण से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18। नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है। तो नियोजित साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है संरचनात्मक साक्षात्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नियोजित साक्षात्कार को संरचनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है जिसमें साक्षात्कार लेने वाला और आवेदक आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श करते हैं और इसका उद्देश्य निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है? तो किस साक्षात्कार विधि में जो है चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संरचनात्मक साक्षात्कार, सेकंड ऑप्शन है केंद्रित साक्षात्कार, थर्ड ऑप्शन है पैनल साक्षात्कार और फोर्थ ऑप्शन है समूह साक्षात्कार। तो चर्चा एक विधि पर केंद्रित होता है केंद्रित साक्षात्कार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग जान लेंगे स्टूडेंट कि केंद्रित साक्षात्कार किसको कहते हैं। तो जिस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विशेष विषय या विधि पर केंद्रित होता है उसे जो है केंद्रित साक्षात्कार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है। तो आइटम विश्लेषण जो है क्या पता लगाने पर केंद्रित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता, सेकंड ऑप्शन है सुविधा सूचकांक, थर्ड ऑप्शन है भेदभाव शक्ति और फोर्थ ऑप्शन है प्रयुक्त सभी। तो आइटम विश्लेषण जो है आमतौर पर ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता, सुविधा सूचकांक, भेदभाव शक्ति ये सभी पर जो है केंद्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो सत्य और असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुमान लगाने का उन्मूलन, सेकंड ऑप्शन है व्यापक नमूनाकरण, थर्ड ऑप्शन है आइटम वैधता और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्य और असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है व्यापक नमूनाकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह है। यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह क्या है? तो वह मुश्किल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है। तो आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता को पत्र, सेकंड ऑप्शन है पारंपरिक अंकन प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है पास फेल प्रणाली और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अंकन और रिपोर्ट प्रणाली का प्रकार है माता पिता को पत्र, पारंपरिक अंकन प्रणाली, पास फेल प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मापन मूलतः है। तो मापन मूलतः जो है क्या है? तो संख्यात्मक मूल है। मापन मूलतः क्या है? तो संख्यात्मक मूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मूलतः मूल्यांकन है। तो मूलतः मूल्यांकन क्या है? तो मूल निर्णय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है। तो एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है, मूल्यांकन भी है, परीक्षण भी है और माप भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। एक पेपर में जो है एक छात्र का स्कोर होता है मूल्यांकन, परीक्षण और माप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है। तो एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है कितना अच्छा है, सेकंड ऑप्शन है कितना अच्छा, थर्ड ऑप्शन है कितना, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि एक परीक्षण आमतौर पर यह मापता है कि व्यक्ति ने किसी विशेष विषय या क्षेत्र में कितना ज्ञान अर्जित किया है और वह उस ज्ञान का कितनी अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति की तार्किक सोच को परखता है। इसीलिए यह कितना अच्छा या कितना नहीं मापता, बल्कि व्यक्ति की क्षमताओं के ज्ञान का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किसका उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग जो है सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो दृष्टिकोण माप के लिए जो है लिकर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि दृष्टिकोण माप के लिए लिकर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। लिकर्ट स्केल एक क्रम सूचक पैमाना है जो व्यक्तियों के दृष्टिकोण या भावनाओं को मापने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्ति के दृष्टिकोण या भावना को मापने के लिए कौन सा स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो लिकर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। योग्यता परीक्षण का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है। तो योग्यता परीक्षण का उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्तमान उपलब्धि, सेकंड ऑप्शन है योग्यता प्राप्त की, थर्ड ऑप्शन है संभावित क्षमता, और फोर्थ ऑप्शन है समग्र मानसिक क्षमता। तो योग्यता परीक्षण का उपयोग जो है योग्यता प्राप्त के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की योग्यता परीक्षण का उपयोग योग्यता प्राप्त की माप के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भविष्य में सीखने की गतिविधियों या किसी पेशे में सफलता का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए किया जाता है? तो कौन सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जो है जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य जो है भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा जो है साझा करता है? तो ये है असम। कौन है? असम। लेकिन आयोग ने जो है इसका आंसर जो है बी दिया था, जो कि गलत था। सिक्किम जो है कभी भी भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, असम करता है। भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भूटान की सीमा कौन कौन राज्य से लगता है? तो असम से लगता है, अरुणाचल प्रदेश से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है, और सिक्किम से 32 किलोमीटर ही लगता है। और ये क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे लंबी भूमि सीमा साझा जो है किस राज्य के साथ करता है? तो असम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वाणिज्यिक बैंकों की अपने ऋणों और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार करने की शक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको क्रेडिट निर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेडिट निर्माण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ। इसके सचिव थे, तो इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है स्थापना हुआ था 1934 में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका जो है स्थापना हुआ था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता? तो वन, इसमें
चूज करना है स्टूडेंट कि वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को जो है कौन संदर्भित नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चरने के लिए घास, ये जो है प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित करता है। सेकंड ऑप्शन है गोंद और रेजिन, ये जो है प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है दवा, दवा भी जो है प्रत्यक्ष उपयोग इसका होता है। फोर्थ ऑप्शन है टोकरियों के लिए बांस, इसका भी उपयोग जो है प्रत्यक्ष ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंद और रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है। तो कौन सा जो है वनों की जो है हानि का कारण नहीं बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रजातियों का लुप्त होना, सेकंड ऑप्शन है औद्योगिकरण, थर्ड ऑप्शन है बांध बनाना और खनन करना, और फोर्थ ऑप्शन है ईंधन और लकड़ियों का व्यापक उपयोग। तो वनों की हानि का कारण जो है कौन नहीं बनता है, तो प्रजातियों का लुप्त होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट 5 जुलाई, तो 5 जुलाई, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है 5 जून। तो एग्जाम में जो है कन्फ्यूजन होता है, तो इसको जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, और दोनों ऑप्शन ही जो है 5-5 दिया हुआ है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1972 में की थी। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किसमें हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं। तो इनमें से किसमें हम जो है खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र जो है पा सकते हैं। तो डेल्टा में जो है हम लोग पा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा दावा चाय या कॉफीन के पौधे के स्रोत से संबंधित है। तो कैफीन जो है चाय और कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से जो है संबंधित है। चाय और कॉफ़ी जो है कैफीन से ही बनता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ स्टूडेंट कि कैफीन में जो है एल्केलाइड पाए जाते हैं। एल्केलाइड प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक यौगिक होते हैं जो एक प्रकार के नशे के लिए प्रयुक्त होता है। तो आज के वीडियो में जो हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट सेट को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार STET का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में भी जो है कोई टाइम नहीं है स्टूडेंट। 12 अक्टूबर से जो है इसका एग्ज़ाम जो है होने वाला है।